हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? दिस इज सौम्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश ओवर चाय। आज का ये जो वीडियो आपके सामने है ये क्लास 12th के जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर है डीप वाटर। आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर काफी लेंथी थे तो मैंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा और वहां पे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो देखते हैं स्टोरी में क्या है। बेसिकली मैं आपको आउटलाइन दे देती हूँ इस स्टोरी का। इसमें एक बच्चा है जिसको पानी से बहुत डर लगता है, इसीलिए चैप्टर का नाम डीप वाटर है, गहरा पानी। उसके साथ कोई ऐसी घटना घटी थी गहरे पानी से रिलेटेड जिसकी वजह से उसको पानी से बहुत डर लगने लगा था। और फिर धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने इस डर पे जीत हासिल करता है, अपना कॉन्फिडेंस को रीगेन करता है। उसके लिए वो क्या क्या करता है, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत ही इंस्पायरिंग काइंड ऑफ चैप्टर है। आपको भी अगर किसी चीज से डर लगता होगा तो ये चैप्टर के बाद आई होप काफी हद तक आपका डर कम हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पॉइंट्स जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इसमें इसमें सबसे पहले ऑथर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद चैप्टर एक्सप्लेनेशन है जो यूजुअली हम करते ही हैं, और उसके बाद वन लाइनर्स है जो आपके 10 क्वेश्चन आंसर्स का सेट है। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा वन लाइनर्स में हम एक एक लाइन के दो दो तीन तीन वर्ड्स के भी कभी कभी आंसर्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है, आप अपने आप को एक इवेल्युएट कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे ऑथर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो अबाउट द ऑथर, विलियम डगलस जो है उन्होंने यूएस में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की तरह सर्व किया है। जस्टिस का हम दूसरे शब्दों में इसको जज भी कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसकी तरह भी इन्होंने काम किया है। और एसोसिएट जस्टिस रहे हैं और इनका जो सर्व करने का पीरियड था वो 1939 से 1975 के बीच में रहा है। इसके बीच में इन्होंने काम किया है। बहुत ही प्रोग्रेसिव जूरिस्ट रहे हैं, बहुत ही मॉडर्न ख्यालात वाले इंसान रहे हैं। ही हैज ऑफन लिबरल व्यूज ऑन इश्यूज इंक्लूडिंग सिविल राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। इन्वायरमेंट को लेकर के ये काफी सीरियस रहे हैं अपने टाइम में। सिविल राइट्स को लेकर के, सिविल का क्या मतलब होता है, जो आम आदमी होता है, ठीक है, जो कॉमन मैन होता है, उसको लेकर के, उनके राइट्स को लेकर के ये बहुत ज्यादा कंसर्न रहे हैं। और इनका जो भी व्यूज होते हैं, इनके जो भी नजरिए होते हैं वो बहुत ही लिबरल, बहुत ही खुले विचारों वाले होते हैं। मॉडर्न होकर के आगे की ये सोचते हैं। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव जूरिस्ट हुए। प्रोग्रेसिव मतलब बहुत ही मॉडर्न होना, या बहुत ही प्रोग्रेस जिसने कर ली हो अपने विचारों में। और जूरिस्ट का क्या मतलब होता है, जो जूरी मेंबर होता है या किसी कोई इंपॉर्टेंट चेयर पर्सन या इंपॉर्टेंट पोस्ट वाला जो इंसान होता है उसको हम जूरिस्ट भी कहते हैं। जूरिस्ट से मेनली मतलब है जूरी का कोई मेंबर होना, यहाँ पे इस तरह से है। तो ये बेसिकली जज रहे हैं, तो इसलिए इनकी जो पोस्ट रही है, पोजीशन रही है, हमेशा हाई रही है और लोग इनकी बात सुनते थे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्वायरमेंटल एडवोकेट रहे हैं। इन्वायरमेंट यानी कि जो आपका पर्यावरण है, ठीक है, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके ये एडवोकेट रहे हैं, यानी कि उसके फेवर में बात करना। ही वॉज पैशनेट फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का यहाँ पे आपका मतलब होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो पर्यावरण को या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने काफी काम किया है, बहुत पैशनेट रहे हैं, बहुत जुनून से इन्होंने उस चीज के लिए काम किया। इनको वाइल्डरनेस जस्टिस भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि ये नेचुरल एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि उसको सुरक्षित, उसको संरक्षित रखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहे हैं, बहुत ज्यादा डिवोटेड रहे हैं। वाइल्डरनेस का क्या मतलब हुआ, जंगल से रिलेटेड कोई चीज, जो फ्लोरा या फौना या प्लांट से, जंगली चीजों से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए ये वर्ड यूज हुआ है वाइल्डरनेस। और जस्टिस इसलिए क्योंकि ये जज की तरह इन्होंने काम किया है। तो वाइल्डरनेस जस्टिस यानी कि जो जंगली चीजों के प्रति इनका जो रुझान रहा है या जो इनका प्रेम रहा है एनवायरमेंट के लिए, इसलिए इनको वाइल्डरनेस जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का इन्होंने हमेशा से काम किया है। बहुत ही प्रोलिफिक ऑथर रहे हैं। प्रोलिफिक का क्या मतलब होता है, समवन हु हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क।
ठीक है, यहाँ पे मैं पब्लिश्ड वर्क लिखूंगी क्योंकि ये ऑथर रहे हैं तो इनके बहुत सारे काम पब्लिश्ड हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे मतलब है प्रोलिफिक का कि इनकी काफी ज्यादा जो राइटिंग्स रही हैं, बुक्स रही हैं, वो पब्लिश हुई हैं। ही हैज पब्लिश सेवरल बुक्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपसे, और इन्होंने अपने व्यूज को प्रेजेंट किया है ऑन जस्टिस, सिविल लिबर्टीज एंड एनवायरमेंट। जस्टिस यानी कि आपका न्याय हो गया, सिविल लिबर्टीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिविल का मतलब होता है कॉमन मैन से रिलेटेड चीजें। ठीक है, आम नागरिक जो है उनकी क्या लिबर्टीज हैं। लिबर्टीज का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, कि उनकी क्या आजादी है, उनको क्या चीज मिलनी चाहिए, किस चीज का उनके पास हक होना चाहिए। तो ये सारे जो व्यूज होते हैं, कैसे सबको न्याय मिले, पर्यावरण से रिलेटेड, ये इन सारी चीजों पे इन्होंने अपना बहुत ही अपने व्यूज, अपने नजरियों को प्रकट किया है या रिफ्लेक्ट किया, उस सारी चीजों के बारे में मेंशन किया है, और उस बारे में इनकी काफी सारी बुक्स और आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो चुके हैं। तो बहुत ही प्रोलिफिक ये ऑथर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था विलियम डगलस के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, तो ये जो आपका जो चैप्टर है, ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आई लिखा है। फर्स्ट पर्सन आपने पढ़ा होगा अगर ग्रामर में, आई होप आपको ये चीज पता होगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जब आई, मी, हम अपने बारे में, अपने आप को लेकर के बात करते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, कुछ भी इस तरह से। या सेकंड पर्सन का मतलब होता है यू, तुम, और थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इस तरह से ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका, ये फर्स्ट पर्सन में लिखा है, ऑथर ने अपना मैं करके इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेनेशन किया है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या इसमें स्टोरी है डीप वाटर में, अभी हम जानेंगे। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. यकीमा जो है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये एक सिटी है, एक शहर का नाम है, जो कि वॉशिंगटन नाम का एक स्टेट है आपके यूनाइटेड स्टेट्स में। यूएस में ये हो गया आपका यूएस। यूएस में एक स्टेट है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में एक सिटी है जिसका नाम है यकीमा। तो ये जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि जब मैं 10 या 11 साल का था, तब ये चीज मेरे साथ हुई थी, कुछ मेरे साथ हुआ था। अब वो क्या हुआ था हमें आगे पता चलेगा। अभी हमें क्या पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने स्विमिंग करना सीखने का डिसाइड किया, कि वो स्विमिंग करना सीखेंगे। अब यकीमा नाम का जो शहर है, मे बी वो वहां पे रहते होंगे या जो भी है, यकीमा नाम का जो सिटी है वॉशिंगटन में, वहां पे YMCA करके एक प्लेस है, एक कुछ होगा वहां पे, कोई क्लब होगा या मे बी कुछ वहां पे एक्टिविटीज होती होंगी। वहां पे एक पूल है, पूल से यहाँ पे मतलब है स्विमिंग पूल है, वहां पे एक स्विमिंग पूल है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये वहां पे जाकर के स्विमिंग करना सीखेंगे। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, मतलब जो अवसर मुझे चाहिए था स्विमिंग सीखने का, अपॉर्चुनिटी मतलब हुआ अवसर। ठीक है, कि जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर मुझे चाहिए था स्विमिंग करने का, वो YMCA एग्जैक्टली मुझे ऑफर कर रहा था, वो मुझे वो अवसर दे रहा था। ठीक है, ये एक सिंपल भाषा में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river, but the YMCA pool was safe. यकीमा जो सिटी है वहां पे एक यकीमा रिवर भी होगी, वहां पे मे बी नदी हो जिसका नाम यकीमा रिवर, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। वो बहुत ज्यादा ट्रेचरस थी। ट्रेचरस से क्या मतलब है? ट्रेचरस का मतलब होता है धोखा देना। सिंपल मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, धोखाधड़ी करना। ठीक है, धोखेबाज की पीठ पीछे कुछ और, सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और। बहुत सारे लोग भी होते हैं ऐसे धोखेबाज टाइप के। यहाँ पे इमेज से भी आपको क्लियरली मेंशन हो गया होगा। तो यकीमा रिवर जो है वो बहुत ही धोखेबाज है। अभी देखिए, रिवर जो है वो कोई पर्सन तो है नहीं, तो यहाँ पे देखिए एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे पर्सन वर्ड निकल के आ रहा है। ठीक है, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज हम दे देते हैं किसी नॉन लिविंग चीज को, तो वो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है वो पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। तो ये यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यकीमा रिवर जो है, रिवर कोई पर्सन तो है नहीं, वो बहुत ही धोखेबाज है। तो धोखेबाज कैसे हो सकती है? धोखेबाज सिर्फ इंसान हो सकता है। तो यहाँ पे चूंकि इसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है, इसलिए यकीमा रिवर को एज अ ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं हम।
ठीक है। तो बोल रहे हैं कि यकीमा रिवर बहुत ही धोखेबाज है, बहुत ही ट्रेचरस है। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट। तो ऑथर कह रहे हैं कि जो उनकी मदर है वो हमेशा लगातार उसके बारे में चेतावनी देती रहती हैं कि जो भी हर एक डिटेल जो है उस रिवर में जो हुई थी, जो दुर्घटना हुई थी ड्राउनिंग की, ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना, ठीक है। तो चूंकि उनकी मदर लगातार इस बारे में वार्निंग देती रहती है कि यकीमा रिवर सेफ नहीं है, बहुत ही धोखेबाज है। कहने का मतलब है कि वहां वो बहुत ही खतरनाक रिवर है, वहां पे स्विमिंग करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि नदी का जो पानी बह रहा है तेज से फ्लो आ रहा है, कब पलट जाए, कैसे आप डूबने लग जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है, इसीलिए उसको धोखेबाज भी बोला गया है। तो वो कह रहे हैं कि जो मदर की लगातार वार्निंग रहती है, इसकी वजह से जो उस रिवर में जितने भी डूबने वाली घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, वो आज भी मेरे दिमाग में ताजा है, मेरे दिमाग से मैं भूला नहीं हूँ। इट केप्ट फ्रेश इन माय माइंड। मेरा दिमाग में हमेशा ताजा बनी रहती है उन सारी चीजों, वो सारी डिटेल्स, वो सारी दुर्घटनाएं जो इस रिवर में डूबने से रिलेटेड हादसे हुए हैं। लेकिन ये जो वाईएमसीए का स्विमिंग पूल है, ये तो सेफ है, यहाँ पे तो स्विमिंग करना सीखा जा सकता है। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs. अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या बातें पता चल रही हैं। पहली चीज हमें पता चल रही है, आप में से मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, जो भी आप लोगों में से स्विमिंग करते होंगे उनको नॉलेज होगी इस बारे में, बट मे बी बहुत से लोगों को नहीं पता हो, तो मैं बता देती हूँ। जब भी आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए या सीखने के लिए जाते हैं, तो वहां पे दो तरह के पूल्स होते हैं, कहीं कहीं पे दो तरह के पूल्स होते हैं। जैसे कि एक शैलो वाला हो गया, शैलो मतलब जैसे ज्यादा नहीं, 2 या 3 फीट या 4 फीट जो भी है, इस तरह से इतना गहरा होता है, इतना डीप होता है। और दूसरा पूल होता है, मैं माफ कीजिएगा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ओके। और दूसरा जो ये पूल होता है, ये डीप साइड कहलाता है या डीप पूल होता है, ठीक है, डीप एंड। ये मान लीजिए आपका 9 फीट गहरा हुआ या 10 फीट, 15 फीट, मतलब एनी एनी रेंज यू कैन से, ओके, इतना गहरा होता है। तो जो बहुत एक्सपर्ट स्विमर्स होते हैं उनके लिए प्रेफर किया जाता है, या अडल्ट होते हैं या काफी एक्सपीरियंस होता है उन्हें स्विमिंग का, तो वो डीप में अपना स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और जो नया नया सीखने के लिए जा रहे होते हैं, जिनको बिल्कुल स्विमिंग का आइडिया नहीं होता है, वो 2-3 फीट गहरे पानी में, 4 फीट गहरे पानी में स्विमिंग करना सीखते हैं। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, स्विमिंग पूल्स दो अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है, एक ही स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, एक ही बड़ा सा स्विमिंग पूल है। एक तरफ जो है आपका 2 या 3 फीट डीप है, और वही ये जो इसका जो बॉटम है, ये धीरे से यहाँ पे ऐसे बड़ा गहरा हो जाता है, और ये आपका 9 फीट या 10 फीट, मतलब इस तरह से जितनी भी गहराई होगी उतना चला जाता है। तो जनरली क्या होता है कि जो नया नया सीखने वाले होते हैं वो इस तरफ आके मान लीजिए प्रैक्टिस करते हैं, ये शैलो एंड है, यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो डीप साइड में नहीं जा रहे हैं उधर। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना डीप साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह से एक ही पूल में था। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, इट इज नॉट लुकिंग दैट गुड, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि जो वाईएमसीए का पूल है वो बहुत ही सेफ है, वो तो सेफ है और याकीमा रिवर की तरह धोखेबाज नहीं है। और वो शैलो एंड पे, शैलो का मतलब होता है थोड़ा सा कम गहरा होना, ठीक है। शैलो एंड पे वो 2 या 3 फीट गहरा है केवल, जबकि डीप साइड जो डीप एंड है वहां पे वो 9 फीट डीप है, यानी कि 9 फीट गहरा है दूसरी तरफ। एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए दिस इज द स्विमिंग पूल, ओके, ये आपका स्विमिंग पूल हो गया। तो अगर कोई यहाँ शैलो एंड पे 2-3 फीट में स्विमिंग कर रहा है और वो गलती से या मे बी जो भी हो डीप एंड की तरफ चला गया, तो जो उसका फॉल होगा, क्योंकि बॉटम तो यहाँ है, अब आप गहराई में नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो बॉटम में इंसान जाने लगेगा, तो वो एकदम से नहीं नीचे, सडन, ऑल ऑफ अ सडन नहीं चला जाएगा, वो ग्रेजुअली जाएगा। ग्रेजुअल का क्या मतलब है, बहुत ही स्लोली जाएगा, धीमे धीमे नीचे की तरफ और नीचे की तरफ जाता जाएगा, एकदम से फास्ट नहीं जाएगा। ये बोल रहा है कि 2 या 3 फीट गहरा है शैलो साइड में और 9 फीट गहरा है दूसरी साइड में, और जो ड्रॉप है वो बहुत ही स्लो है, ग्रेजुअल है। अब ये आगे क्या बता रहे हैं कि आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, इन्होंने वाटर विंग्स यानी कि वाटर ट्यूब्स खरीद लिए थे। आई कैन शो यू द फोटोग्राफ फॉर द सेम,
ओके, तो अभी बोल रहे हैं कि इन्होंने वाटर विंग्स खरीद लिए थे। वाटर विंग्स इस तरह के वाटर ट्यूब्स होते हैं जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। जो नया नया स्विमिंग करना सीखते हैं तो प्रेफर किया जाता है, ऐसा उनसे रिकमेंड किया जाता है कि इस तरह के जो वाटर ट्यूब्स हैं उनको पहन करके वो स्विमिंग करें, तो इससे डूबने का चांस नहीं बनता है। तो इन्होंने भी ऐसी वाटर विंग्स अपने इस टाइप के जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं, इस तरह के वाटर विंग्स खरीद लिए और पूल पे चले गए। अब ये इनके बारे में भी पता चल रहा है, इनकी फिजिकल जो ये कैसे दिखते हैं। ऑथर जो है ये बोल रहे हैं कि वॉक करते हुए ये पूल की तरफ नेकेड नहीं जाना चाहते। यहाँ पे नेकेड से मतलब है कि सिर्फ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के या स्विम वेयर पहन करके ये वहां पे पूल की तरफ जाने में इनको बहुत ही इस चीज से बहुत ही चिढ़ है, बहुत ही नफरत है। क्यों? क्योंकि इनके बहुत ही स्किनी लेग्स है। स्किनी का मतलब हुआ बहुत ही थिन, बहुत ही पतले पतले से इनके लेग्स हैं। इसलिए पूल की तरफ इनको नेकेड जाना मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके या सिर्फ स्विम वेयर पहन के जाने में इनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत इनको इस चीज से चिढ़ होती है। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड का क्या मतलब होता है? सबड्यूड का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना या बिल्कुल हार जाना, किसी चीज के आगे बिल्कुल लो गिर जाना। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ सबड्यूड। कि मैं फिर भी मैंने अपना जो प्राइड था, मेरा जो ईगो था कि मैं मेरे स्किनी लेग्स हैं तो मैं ऐसा स्विम वेयर पहन करके काइंड ऑफ नेकेड होकर के मैं नहीं जाऊंगा स्विमिंग पूल की तरफ, इस चीज को भी मैंने दबाया। मेनली इसका मतलब हुआ आपका दबाना। ठीक है, कि मैंने अपना जो प्राइड था या जो अपना ईगो था उसको मैंने दबाया और इस चीज को किया कि मुझे पूल की तरफ जाना है और मुझे स्विमिंग करना सीखना है। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. अभी कहते हैं कि मैंने अपना प्राइड, अपना ईगो को दबाया किसी तरह क्योंकि मुझे स्विमिंग करना सीखना था, और ये चीज की, क्या चीज की कि मैं स्विम वेयर पहन करके पूल की तरफ गया। ऑल्दो मेरे जो पतले पतले लेग्स थे वो दिख रहे थे, फिर भी मैंने ये काम किया। दिस इज व्हाट डिड इट मीन हियर। अभी बोल रहे हैं कि बिगिनिंग से ही, शुरुआत से ही मुझे पानी से थोड़ा एवर्जन रहा है। एवर्जन का क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा चिढ़ या नापसंदगी होना। ठीक है, कि जब जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि जब कोई खाना आपकी पसंद का नहीं होता तो आपका ऐसा मुंह बन जाता है, मीन्स यू अवर्ट दैट थिंग। आपको अवर्जन है उस चीज से कि आपको वो चीज ज्यादा पसंद नहीं है। तो शुरुआत से ये बोलते हैं कि मुझे पानी से थोड़ा अवर्जन, थोड़ा सा चिढ़ रही है जब भी मैं पानी में होता हूँ। ये कब इसकी शुरुआत हुई कि इनको पानी से एवर्जन हो गया या थोड़ा सा नापसंदगी हो गई पानी से? ये तब स्टार्ट हुआ जब ये 3 या 4 साल की उम्र के थे और इनके जो फादर थे, इनके जो पापा थे, वो इनको कैलिफोर्निया के एक बीच पे ले गए, मे बी ऐसे घुमाने फिराने के लिए इनको कैलिफोर्निया ले गए। तब ये चीज वहां से शुरू हुई थी, पानी से जो इनकी चिढ़ है। अब वहां पे हम देखते हैं ऐसा क्या हुआ था। ही एंड आई, यहाँ पे ही से मतलब आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। ही मतलब फादर और आई का मतलब हुआ ऑथर, जो कहानी हमारे लेखक हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ का मतलब होता है जैसे हल्का हल्का सा पानी की लहरें उठती हैं। ठीक है, पानी की जो लहरें जो उठती हैं और आप भी कभी कभी उसमें हल्का हल्का सा मूव, फ्लोट सा करने लगते हैं, तो आपके पानी की लहरें आती हैं बीच पे, अगर आप कभी गए हो और आपके पैरों पे पड़ रही हो, थोड़ा सा आप भी डगमगाने से लग रहे हो, उस चीज को यहाँ पे सर्फ कहा गया है। यहाँ का मैं मीनिंग बता रही हूँ आपको सर्फ का। वैसे सर्फिंग का मतलब होता है एक वाटर स्पोर्ट होता है जिसमें आप बकायदा एक फ्लैट स्केट बोर्ड काइंड ऑफ होता है और उसमें आप पानी में सर्फ करते हो पानी के लहरों के अकॉर्डिंग। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे सर्फ का मतलब सिंपली एक पास में खड़े हो जाना पानी के, और थोड़ा थोड़ा सा पानी की लहरें उठ रही हैं और आपकी तरफ आ रही है और आप भी उसकी तरफ थोड़ा सा डिसबैलेंस से हो रहे हैं जब लहरें आपके पैरों के नीचे है। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि उनके जो फादर हैं और ये जो ऑथर है, ये एक साथ वहां पे सर्फ पे लहरों के पास में खड़े हो गए थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। हंग ऑन टू हिम का मतलब हुआ होल्डिंग हिम। अब वो कहते हैं कि मैं अपने फादर को बहुत कस के ऐसे उनका हाथ पकड़े हुआ था, तब भी वेव्स जो थी, वेव्स मतलब पानी की जो लहरें थी, दे नॉक्ड मी डाउन। नॉक्ड मी डाउन मतलब वो मुझे अपने साथ बहा के ले गई। मतलब नॉक मी डाउन मतलब मुझे गिरा दिया। नॉक नॉक डाउन करने का मतलब वो गिरा देना। एंड स्वेप्ट ओवर मी, स्वेप्ट मतलब बहा ले जाना, बहा ले जाना। ठीक है, और मुझे वो बहाते हुए ले गई। आई वॉज बेरीड इन वाटर।
बेरीड का मतलब होता है दफन हो जाना, कि मैं पानी में बिल्कुल दब गया, दफन हो गया, मुझे पकड़े हुए थे मैं अपने फादर को, फिर भी वो वेव्स मुझे गिरा दिया और मुझे बहा के ले गई और मैं पानी में बिल्कुल दफन सा हो गया। माय ब्रेथ वाज गॉन, मेरी एकदम सांस आना बंद हो गई और मैं बहुत ज्यादा डर गया। फ्राइटेंड मतलब डर जाना, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डर गया। फादर लाव, मेरे फादर बहुत हंसे इस बात को देख करके, उनको उनके लिए चीज फनी रही होगी। बट देयर वाज टेरर इन माय हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन उनके जो ऑथर थे वो कह रहे हैं कि लेकिन मेरे दिल में बहुत ज्यादा डर बैठ गया इस चीज का। टेरर मतलब भी आपका डर ही होता है। डर बैठ गया इस चीज का, ये जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। जो ये वेव्स का, लहरों का जो ओवर पावर करने वाला, कि आपके ऊपर एकदम से चढ़ जाने का या आपको कंट्रोल कर लेने वाला जो इनका फोर्स था, इसकी वजह से मेरे दिल में एक डर बैठ गया और तब से ये पानी में जाने से या पानी को लेकर के स्विमिंग वगैरह के लिए डरने लग गए। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. अभी कहते हैं कि जो YMCA का जो स्विमिंग पूल था, इससे जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, इससे जो मेरा परिचय हुआ जब मैं स्विमिंग सीखने के लिए गया, उससे जो मेरी अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, अनप्लेजेंट मतलब नापसंदगी वाली, ठीक है, नापसंद वाली जो मेमोरीज थी, जो मेरी यादें थी, वो वापस से रिवाइव्ड हो गई। रिवाइव्ड मतलब एक जनरल भाषा में हम कहें तो जीवित होना, कि वो वापस से जिंदा हो गई फिर से मुझे, यानी कि वो मेमोरीज जो थी नापसंदगी वाली, अनप्लेजेंट सी, वो फिर से जिंदा हो गई मेरे जहन में। फिर से मुझे वो सारी चीजें याद आने लग गई। एंड इट स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, जो मेरे बचपन का वो जो डर था, जो मैं 3-4 साल की उम्र का था और वहां पे ऐसे पानी में बरी हो गया था, वो वापस से स्टर हो गया। स्टर का मतलब होता है मिक्स करना कुछ भी। जैसे जब आप दूध में पीते होंगे तो चीनी मिलाते हैं ना, तो उसके बाद आप चम्मच से उसको जो मिक्स करते हैं, दैट इज स्टर, उसको स्टर करना। यानी कि जो बैठ गई थी, कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पे लिखा है कि जो बैठ गई थी वो मेमोरीज मेरे दिल में, कहीं दफन हो गई थी, कहीं एकदम नीचे की तरफ दबी पड़ी थी, वो फिर से स्टर हो गई। यानी कि जब हम चीनी चला देते तो क्या होता है कि वो घुल जाती है ना दूध में, तो वो वापस से स्टर हो गई, फिर से मिक्स हो गई और फिर से ऊपर की तरफ उठाई और मुझे सब कुछ याद आ गया जो कुछ भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था 3-4 साल की उम्र में। यहाँ पे ये कहने का मतलब है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि थोड़े ही समय में, इन अ लिटिल वाइल, कुछ ही समय में, मुझे वापस से मैंने कॉन्फिडेंस को अपना इकट्ठा किया, गैदर किया, और फिर से मैं कॉन्फिडेंस फील करने लगा कि नहीं, मुझे स्विमिंग करना सीखना है। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। पैडलिंग का मतलब होता है पानी में छपछपाना, ठीक है, छपछपाना। दिस इज द मीनिंग ऑफ पैडलिंग, कि वापस से मैं अपने जो नए वाटर ट्यूब्स थे, वाटर विंग्स मतलब वही जो मैंने आपको पिंक कलर के वाटर ट्यूब्स दिखाए थे, उससे मैं छप छप करता हुआ पानी में धीरे धीरे करके, उन्होंने पानी से इंट्रोड्यूस होने की या पानी के साथ थोड़ा फ्रेंडली होने की, कंफर्टेबल होने की शुरुआत कर दी। कैसे उन्होंने अब सीखना शुरू किया? वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। दूसरे जो लड़के थे, जो और बॉयज वहां पे स्विमिंग करते थे, उनको देख देख के कि वो कैसे कर रहे हैं, ये भी करने लगा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एप वर्ड का मतलब होता है मंकी, और मंकी की क्या आदत होती है? नकल करना, ठीक है, कॉपी करना, ठीक है। तो एपिंग वर्ड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कॉपिंग। मैं आपको ये सब मीनिंग्स बताते चल रही हूँ ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो एप करना मतलब कॉपी करना। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने धीरे धीरे उनको कॉपी करते हुए, कि जैसे वो लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करना शुरू कर दिया। और अब धीरे धीरे ये वाटर से इंट्रोड्यूस जो हो गए थे, थोड़ा उस पर कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अपने बचपन का वो बीच पे जो इनके साथ हादसा हुआ था उसको भुलाने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अभी कह रहे हैं कि अलग-अलग दिनों में मैंने 2 से 3 टाइम्स ये चीज की, कि उनको कॉपी करके धीरे-धीरे उनसे सीखने की शुरुआत की। और मैंने शुरू ही किया था एज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, कि पानी में मैं कंफर्टेबल होना। एट ईज का मतलब कंफर्टेबल होना, ठीक है, कि पानी के साथ मैं कंफर्टेबल होने की मैंने बस शुरुआत की ही थी कि अचानक से वो मिस एडवेंचर हो गया, वो दुर्घटना मेरे साथ घट गई, जो
हमें अब आगे पता चलेगा कि क्या दुर्घटना हुई थी और ये जो राज है उससे पर्दा खुलेगा और देखते हैं क्यों ऑथर इतना ज्यादा डीप वाटर से डरने लग गए। अब देखते हैं क्या मिस एडवेंचर इनके साथ हुआ था। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। इन्होंने कहा कि ये पूल की तरफ गए थे और वहां पे जब ये पूल पे पहुंचे तो वहां पे कोई भी नहीं था, ये अकेले थे। द प्लेस वॉज क्वाइट। तो एज यूजुअल जब कोई वहां पे था नहीं तो प्लेस जो वो जगह थी वो बहुत ही शांत थी, बहुत ही क्वाइट थी। तो वाटर वॉज स्टिल। पानी में कोई भी हलचल नहीं थी। पानी का जो आपने देखा होगा, पानी में आप पत्थर फेंक दिया कुछ है तो पानी में थोड़ा सा हलचल हो जाती है, तो वैसी कोई हलचल नहीं थी। पानी एकदम स्थिर था, बिल्कुल स्टिल था। कोई भी उसमें रिपल्स नहीं फॉर्म हो रहे थे, कोई भी उसमें लहरें नहीं उठ रही थी। ठीक है, कोई चंचलता नहीं थी पानी में। और जो टाइल्ड बॉटम्स थे, दे वर एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल जो होता है उसमें नीचे की तरफ जो बॉटम होता है, जो साइड की जो दीवारें वॉल्स होती हैं उसमें टाइल्स लगे होते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि जो बॉटम था या जो स्विमिंग पूल का नीचे का पोर्शन था उसमें जो टाइल्स लगे थे, तो इसीलिए यहाँ पे टाइल्ड बॉटम कहा गया है कि टाइल्ड बॉटम जो था स्विमिंग पूल का, वो एक बाथटब की तरह, कि जितना साफ और जितना वाइट, जितना सफेद एक बाथटब होता है उतना ही साफ और उतना ही वाइट वो टाइल्ड बॉटम्स लग रहे थे। इतना शांत पानी था कि नीचे के टाइल्स भी दिख रहे थे। आप देखिए कभी आप पानी में पत्थर फेंकिए, पानी में हलचल होती है तो आपको जो बॉटम होता है वो नहीं दिखता है। लेकिन अगर पानी एकदम शांत है, स्थिर है, तो आपको नीचे का गहराई में जो भी पानी होगा या जो भी उसका बॉटम होगा वो आपको बिल्कुल साफ क्लियर नजर आएगा। तो पानी इतना स्टिल था कि उनको टाइल्ड बॉटम्स भी वहां पे नजर आ रहे थे और वहां पे कोई नहीं था जब ये वहां पे पहुंचे। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. अब ये टिमिड का क्या मतलब हुआ? टिमिड का मतलब होता है थोड़ा सा डरपोक होना। ठीक है, somebody जो थोड़ा सा डरपोक हो। तो ये बोल रहे हैं कि इनको ऑलरेडी पानी से डर लगता था और अभी अभी इन्होंने थोड़ा सा कंफर्ट में आना शुरू किया था पानी से। तो ये कह रहे हैं कि अकेले पानी में जाने में इनको थोड़ा सा डर लग रहा था, ये वो थोड़ा सा टिमिड फील कर रहे थे, घबराहट इनको महसूस हो रही थी। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये फिर पूल के साइड में जाकर के बैठ गए, दूसरे साइड में या एज पे, उसकी किनारे पे जाके बैठ गए और दूसरों का वेट करने लगे। ठीक है, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. ब्रूजर वर्ड का मतलब पहले जान लेते हैं। ब्रूजर मतलब थोड़ा सा जो बॉडी बिल्डर टाइप के लड़के होते हैं ना, प्रॉबेबली 18 साल की उम्र का लड़का वो होगा, 18 इयर्स का। और उसके चेस्ट पे बहुत ही घने बाल थे और इस तरह का उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया उस लड़के के बारे में, वो किस तरह का लड़का था। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. Specimen का क्या मतलब होता है? किसी चीज का एग्जाम्पल होना या किसी चीज का सैंपल होना। तो बोल रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल फिजिकल बॉडी का वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। इतनी अच्छी, मतलब देखने में वो इतना फिट और इतना अच्छा था, ब्यूटीफुल था, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तो वो एक परफेक्ट स्पेसिमेन था, फिजिकल टर्म्स में बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि वो फिटनेस का। उसके लेग्स, उसके आर्म्स जो थे वो रिपलिंग मसल्स शो कर रहे थे। रिपलिंग का क्या मतलब हुआ? इस तरह से जैसे आप देखते होंगे जो लोग बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, उनके इस तरह से नर्व्स दिखने लगती हैं। तो ये इसका ये मतलब होता है रिपलिंग मसल्स का, कि जो नर्व्स दिखने लगे, थोड़ा बॉडी जो बिल्ट हो रही है वो बनती हुई दिखने लगे। तो उस तरह का वो बॉडी बिल्डर टाइप का वो लड़का था। और उसने क्या किया? ही येल्ड। येल का कब क्या मतलब होता है? येल मीन्स चिल्लाना, शाउट। ठीक है, वो आके चिल्लाते हुए बोला, हाय स्किनी। स्किनी वो उनको टीज कर रहा है, उनको ऑथर जो है उनको चिढ़ा रहा है, क्योंकि ऑथर बहुत दुबले पतले से थे तो इसलिए उनको स्किनी करके चिढ़ा रहा है कि अरे दुबले पतले से लड़के या दुर्बल, हम लोग इस तरह से चिढ़ाते हैं किसी किसी को। तो ऐसी वो भी बोल रहा है कि हाय स्किनी, हाय दुबले पतले से लड़के या वट एवर, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड। डग्ड का यहाँ पे मतलब हुआ डूबना। कि तुम्हें कैसा महसूस होगा, कैसा, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कि तुम्हें डूब के कैसा लगेगा, कैसा महसूस करोगे तुम डूब के। इस तरह की बात वो आके वो कहता है ऑथर से। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और ये बात बोलते बोलते ही वो ऑथर को उठाता है और को उठा के डीप साइड में फेंक देता है।
आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। अब ये एकदम से क्या हुआ कि वो आता है और ऑथर को उठा करके उसने डीप साइड में स्विमिंग पूल में फेंक दिया। अब वो स्विमिंग पूल में गहरे पानी में है और वो स्विमिंग पूल में जो एंटर करते हैं, जो गिरते हैं स्विमिंग पूल में, वो सिटिंग पोजीशन यानी कि बैठने वाली पोजीशन में लैंड करते हैं। स्वॉलोड वाटर, स्वॉलो करना मतलब होता है निगलना। वो पानी स्वॉलो कर लेते हैं, काफी सारा पानी पी लेते हैं, निगल लेते हैं, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। और एक ही बार में सीधे वो बॉटम में 9 फीट गहरा जो बॉटम है वहां पे नीचे जाके बैठ जाते हैं। वो वहां पे वो नीचे पहुंच जाते हैं 9 फीट गहरे पानी में। आई वॉज फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा डर गए होते हैं, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। विट्स का मतलब आप जान लीजिए, विट्स का मतलब होता है आइडिया या अपना माइंड अप्लाई करना या कोई मेंटली सोच पाना, थिंक कर पाना। तो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मैं डरा हुआ था, लेकिन इतना भी डरा नहीं था कि अपनी सुध-बुध खो दूं या अपना दिमाग खो दूं कि कुछ समझ में नहीं आए कि मैं क्या करूं। इतना मेरे पास दिमाग उस समय चल रहा था कि मैं क्या प्लान कर सकूं कि मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है। ये सब चीजें मैं सोच पा रहा था, तो इतना डरा हुआ नहीं था मैं कि मैं बिल्कुल अपना दिमाग खो दूं, लॉस्ट कर दूं। ऑन द वे डाउन आई प्लान। ऑन द वे डाउन का क्या मतलब है कि जब वो डूबते हुए ऐसे पानी में उनको स्विमिंग पूल में यहाँ पे फेंका पानी में और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं ऑन द वे डाउन, तो उन्होंने क्या प्लानिंग, एक योजना उन्होंने बनाई अपने आप को बचाने की। और वो क्या योजना थी? व्हेन माय फीट हिट द बॉटम I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. तो ये पूरा जो प्लान था ये इन्होंने बनाया। और ये प्लान क्या कहता है? ये प्लान ये कहता है कि ये बोलते हैं कि जब मैं बॉटम में जो टाइल, ये जो स्विमिंग पूल है जैसे मान लीजिए, तो ये जो बॉटम का पोर्शन है, जो नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे जब ये पहुंच जाएंगे गिरते हुए, एंड माई फीट हिट द बॉटम, जब इनके पैर जो है वो पैर बॉटम को टच करेंगे, हिट करेंगे, उसको छुएंगे, तो ये बहुत बड़ी सी छलांग लगाएंगे ऊपर की तरफ, उस पे ऐसे धक्का मारते हुए पैर से ऊपर की तरफ छलांग लगाएंगे, सरफेस पे पहुंच जाएंगे। ये मान लीजिए ये सरफेस हुआ स्विमिंग पूल का, जो ऊपर का पोर्शन होता है, ये जो सरफेस होता है, यहाँ पे स्विमिंग करते हैं स्विमर्स, और ये सब गहरा पानी होता है। तो ये सरफेस पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद सरफेस पे पहुंच के ये क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये सरफेस पे पहुंच गए, तो यहाँ पे आकर के सीधे लेट जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट का मतलब होता है सीधे बिल्कुल इस पोजीशन में एकदम ऐसे करके ये ऑथर जो है वो लेट जाएंगे, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। और पैडल करते हुए यानी कि पानी में छपछपाते हुए, थोड़ा सा अपने हाथ पैर चलाते हुए, ये स्विमिंग पूल की एज पे पहुंच जाएंगे, यानी कि किनारे पे पहुंच जाएंगे, और वहां पे किसी चीज को पकड़ करके ये किसी तरह बाहर निकल जाएंगे। ये प्लान इन्होंने नीचे डूबते समय बनाया। आगे देखते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। अब ये प्लानिंग तो बना ली, पर हुआ क्या कि बहुत ही लंबा इनको जो जर्नी थी, इनका जो रास्ता था नीचे जाने का स्विमिंग पूल में, ये बहुत ही लंबा था, काफी टाइम लग रहा था। हमने पहले ही पढ़ा था कि द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, कि कोई अगर शैलो एंड पे वो डीप एंड में जा रहा है तो एकदम से फास्ट नीचे नहीं पहुंच जाएगा, धीरे धीरे करके पहुंचेगा। तो ये भी अब वो जो 9 फीट गहरे पानी में डूबने जा रहे थे, बहुत धीरे धीरे करके नीचे जा रहे थे। Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my legs were ready to burst. अब ये क्या बोलते हैं आगे कि वो जो 9 फीट गहरा पानी था, वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 9 फीट गहरा स्विमिंग पूल है, वो 90 फीट के बराबर लग रहा था। और इससे पहले कि वो बॉटम पे पहुंच पाते, उनके जो लंग्स थे, जो फेफड़े थे, दे वर रेडी टू बर्स्ट, मतलब फटने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसमें इतना पानी भर गया था, इन्होंने इतना पानी निगल लिया था, पी लिया था, कि इनके लंग्स एकदम फूल गए थे और बर्स्ट होने के लिए एकदम तैयार थे। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन फिर क्या हुआ, जब इनको ये महसूस हुआ कि इनके पैर जो है वो बॉटम पे पहुंच गए हैं, तो इन्होंने पूरी अपनी जितनी भी ताकत थी, जितनी भी स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, जो भी ताकत थी, उन सबको इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, और एक ही बार में ऊपर की तरफ इन्होंने ग्रेट स्प्रिंग किया। यानी कि स्प्रिंग का मतलब सिंपल यहाँ पे है जंप लगाया, बहुत ही लंबी सी ऊंची सी छलांग लगा दी। I imagined I would bob to the surface like a cock. बॉब का क्या मतलब हुआ? बॉब का मतलब हुआ ऊपर ऐसे इस तरह से, ग्रेजुअली हम जब
ऊपर नीचे ऐसे होते हुए जब आगे की तरफ मूव करते हैं उसको बॉब करना कहते हैं। इस तरह से आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि कभी एकदम से नीचे चले गए फिर ऊपर आ गए, तो ये इस तरह से जो ऊंचाई नीचाई वाला जो रास्ता होता है या वे होता है उसको बॉब करना कहते हैं। ठीक है, इमेजिन कर रहे थे कि ये सरफेस पे एकदम बॉब कर जाएंगे, यानी कि ऐसे ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे ऐसे इस तरह से होते हुए ये सरफेस पर किसी तरह पहुंच ही जाएंगे एक कॉर्क की तरह। कॉर्क जो होता है, आप ये जो आप इससे इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इसका जो ढक्कन है या इसका जो ऊपर का लिड है, इसको हम कॉर्क कहते हैं। ये इस तरह के मटेरियल का बना होता है कि बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही सॉफ्ट, छूने में बहुत सॉफ्ट होता है और पानी में ये डूबता नहीं है, बहुत ही लाइट वेट होता है। इस तरह से बॉटल्स पे या किसी चीज पे आप इसको लिड की तरह काम में आता है। तो इन्होंने यही सोचा कि ये ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा सा बॉब करते हुए सरफेस पे पहुंच जाएंगे एक कॉर्क की तरह, मतलब ये इतने लाइट वेट हो जाएंगे कि कॉर्क की तरह पानी में तैरेंगे। अब सोचा तो इन्होंने बहुत कुछ था, सब बहुत प्लान बनाया था, पर हुआ क्या, इंस्टेड आई केम अप स्लोली। बट हुआ क्या कि इन्होंने जितनी तेजी से जंप लगाई थी और सोचा था कि जितनी तेजी से ये जंप लगाएंगे उतनी तेजी से सरफेस पे पहुंच जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहे थे। I opened my eyes and saw nothing but water. Water that had a dirty yellow tinge to it. अब जब इन्होंने सोचा था कि जोर से छलांग लगाएंगे ऊपर की तरफ तो जल्दी से ऊपर सरफेस पे पहुंचेंगे, बट ये बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंच रहे थे। इन्होंने अपनी आंखें खोल के देखा तो उनको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। वो पानी जिसमें बहुत ही गंदी सी येलो कलर की टिंज थी। टिंज का क्या मतलब हुआ, बहुत ही जब डिसकलरेशन हो जाता है, जैसे पानी में आप देखते होंगे कितना भी साफ पानी हो पर बहुत ध्यान से देखने पे आप देखेंगे हल्का सा येलोइश टच उसमें होता है, मे बी किसी इम्प्योरिटी की वजह से कुछ। तो इस तरह का जैसे जब पानी हो जाता है तो हल्का सा येलो सा गंदा सा टिंज उसमें, उसके एक पिंच हमें बोलते हैं कि देखने को मिला पानी में, और उसी तरह का पानी इनको चारों तरफ नजर आ रहा था। आई ग्रू पैनिकी। पैनिकी का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैनिक करना, घबराना, एकदम बुरी तरह से डर जाना। तो ये बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे, बहुत ज्यादा इनको घबराहट होने लग गई। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माय हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। क्लच करने का मतलब होता है इस तरह से कोई चीज पकड़ना, और ग्रैब का भी मतलब सेम यही होता है कि कोई चीज को हम पकड़ लेना। तो ये बोलते हैं कि जब ये बहुत ज्यादा घबराने लगे तो ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगे कि जैसे कोई रस्सी कुछ इनको मिल जाएगा और ये किसी तरह उसको पकड़ लेंगे। तो ये इतनी तेजी से कोशिश कर रहे थे ऊपर आने की कि जैसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर रस्सी है और ये उसको पकड़ करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन इनके जो हाथ थे, कुछ जो भी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके जो हाथ थे वो कुछ नहीं, सिर्फ पानी पकड़ रहे थे। कुछ भी पकड़ने को नहीं था, होल्ड करने को नहीं था जिसको पकड़ के ये पानी से बाहर निकले। जब भी ये क्लच करने के लिए या ग्रैब कोई चीज पकड़ने के लिए हाथ कर रहे थे तो सिर्फ पानी ही इनके हाथ में आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग। सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना। जब आपको सांस नहीं आती है और दम घुटने लगता है किसी का, उसको सफोकेशन होना, सफोकेटिंग कहते हैं, सफोकेशन होना कहते हैं। तो इनका दम अब घुटने लगा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। इन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, येल करने की कोशिश की। येल मीन्स आपका शाउट, चिल्लाना होता है, लेकिन इनकी गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। तभी अचानक क्या हुआ कि इनकी आंखें और इनकी जो नाक थी वो पानी से बाहर की तरफ निकली, लेकिन इनका मुंह जो था वो पानी में ही था। यानी कि थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ सरफेस पे पहुंच गए थे कि आंखें और नाक बाहर निकली थी, लेकिन इनका माउथ अभी भी पानी के अंदर ही था। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. फ्लेल्ड का मतलब होता है इस तरह से लहराना, कोई चीज जब लहराती है। तो ये सरफेस पे पहुंच गए थे पानी के और ये वहां पे पहुंच के लहरा रहे थे, इस तरह से फ्लेल कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा पानी निगल चुके थे, बहुत स्वलो कर चुके थे और इनका गला अब चोक हो रहा था, जाम हो रहा था। ठीक है, चोक होना मतलब जाम हो जाना, बिल्कुल फ्रीज हो जाना, गला आवाज ना निकलना, गले से कुछ शब्द ना निकालना और गला एकदम चोक हो जाना। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. Paralysis का मतलब आपने सुना होगा, एक बीमारी भी होती है। पैरालाइज का मतलब जब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको पैरालिसिस हो जाता है या पैरालाइज हो जाता है, मतलब वो हिस्सा आपका काम नहीं करता है,
किसी किसी की पूरी बॉडी अगर कभी पैरालाइज हो गई, मतलब दे विल नॉट बी एबल टू इवन लिफ्ट अ फिंगर, अपनी उंगली तक वो हिलाना चाहे तो नहीं हिला सकते। तो ये उन्होंने कहा कि मैं अपने पैर ऊपर की तरफ उठाना चाहता था, मतलब ये किसी भी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि अपने पैर ऊपर उठा करके किसी तरह मैं सरफेस पे आ जाऊं अपने पैर लेकर के और बाहर निकल जाऊं। लेकिन जो इनके पैर थे, दे हंग एज डेड वेट्स। ऐसा लग रहा था जैसे इनके पैरों में जान ही नहीं है। जब किसी चीज में जान नहीं होती है या कोई चीज डेड हो जाती है तो वो बहुत ही वेटेड हो जाती है, उसमें उसका जो भार होता है वो और बढ़ जाता है। तो इनके जो पैर थे वो बिल्कुल डेड वेट की तरह थे, बिल्कुल ऐसे भारी भारी से लगने लग गए थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था उनमें जान नहीं बची है, तो वो ऊपर ला ही नहीं पा रहे थे, एकदम पैरालाइज हो गए थे, उनके पैर चलना बंद हो गए थे और बहुत ही रिजिड हो गए थे, यानी कि बहुत हार्ड हो गए थे। ठीक है। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और पानी का जो प्रेशर था, पानी का जो एक ग्रेट बहुत ज्यादा, यहाँ पे ग्रेट से मतलब महान नहीं है, यहाँ पे ग्रेट से मतलब है ज्यादा। तो जो पानी का ग्रेट फोर्स था, प्रेशर था, वो उनको नीचे की तरफ बार बार खींच रहा था। I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. अब मैंने कहा, मैंने चिल्लाया, मैंने स्क्रीम किया, शाउट किया, पर सिर्फ पानी ने ही मेरी आवाज सुनी, यानी कि वहां पे इनकी मदद करने वाला, इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय पानी के। तो इन्होंने सिर्फ पानी ने ही इनकी चीख चिल्लाहट सुनी, मदद की आवाज सुनी, और किसी ने नहीं सुनी। तो यहाँ पे भी देखिए पानी को, वाटर को पर्सोनिफाई किया गया है कि पानी ने ही इनकी आवाज सुनी। पानी ऑब्वियसली एक नॉन लिविंग है तो वो आवाज नहीं सुन सकता। तो यहाँ पे वाटर को पर्सोनिफाई, ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है। अब इन्होंने कहा, आगे क्या कहा कि फिर से मैंने लॉन्ग जर्नी, जो मेरी लंबी यात्रा थी पूल में नीचे की तरफ जाने की, 9 फीट गहरे पूल में जाने की, वो फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो पानी पानी का प्रेशर था, जो ग्रेट फोर्स था, वो फिर से शुरू हो गया था और जो ऑथर था उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा था, जो पानी था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। स्ट्रक करने का मतलब स्ट्राइक करना, यानी कि हाथ पैर मारना। ठीक है, मारना। तो ये पानी को ऐसे मार रहे थे कि किसी तरह ये बच जाए, तो ये पानी पे हाथ पैर मारना इन्होंने शुरू कर दिया, पानी को मारने की कोशिश करने लगे जब भी, जैसे जैसे ये नीचे जा रहे थे। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स। इररेजिस्टिबल का क्या मतलब होता है? जिसको हम रोक ना सके। तो जैसे नाइटमेयर होता है ना, नाइटमेयर मतलब कोई डरावना सपना जब हम देखते हैं, ठीक है, जब कोई हम डरावना सा सपना देखते हैं तो उसमें जो भी हमारे साथ हो रहा होता है, दुर्घटना हो रही होती है, तो हम उसमें रियल में हम ऐसा हाथ पैर चला रहे होते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। तो ये जो इनके साथ हो रहा था, ये हाथ पैर मार रहे थे, पानी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भी एक नाइटमेयर था, एक सपने, एक डरावने सपने की तरह था जिसमें हम लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीत नहीं रहे हैं, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, बस जबरदस्ती का एक हाथ पैर चला करके किसी तरह से अपनी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे एक ना रुकने वाला है कि जिसको रोका ना जा सके, ऐसा फोर्स से लड़ना है, लड़ने की जैसी चीज हो रही थी कि पानी का जो फोर्स था वो इररेजिस्टिबल था, वो उसको रोका नहीं जा सकता था, और ये उससे लड़ रहे थे जो कि एक नाइटमेयर की तरह था, एक डरावने सपने की तरह था जिसमें हम कितना भी लड़ लें लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम जो भी सामने है हमारे, वो हम पे हावी हो ही जाएगा। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। इनकी जो भी सांस आ रही थी, जो भी इनकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी थी, वो धीरे धीरे करके जा रही थी, सब इन्होंने एकदम खो दिया था। माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड। एक्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा दर्द होना, बहुत पेन में होना, और थ्रॉब का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा धड़कना। आपने कभी हार्ट थ्रॉब का मतलब होता है दिल का जोर जोर से धड़कना, हेड थ्रॉब का मतलब हुआ है कि आपके सिर में थोड़ा सा धमक की सी आवाज सुनाई दे रही होगी, धप धप का जो साउंड है इस तरह से, वो सुनाई देने लगना। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर में भी हमारे थोड़ा वाइब्रेशन होता है, थोड़ा सा धमक सी होने लगती है, धप धप करके साउंड होने लगता है जब, और सर में काफी तेज दर्द होता है, तब ऐसा ज्यादातर होता है। तो ये बोलते हैं कि जो इनकी लंग्स हैं वो बहुत दर्द करने लग गए थे, इनके हेड में थ्रॉबिंग ऐसे धमक धप धप सी स्टार्ट हो चुकी थी। आई वॉज गेटिंग डिजी। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, बहुत इनका सिर घूम रहा था और बहुत सिर इनका भारी होने लग गया था। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रैटेजी। इतना प्रॉब्लम में होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी इनको वो स्ट्रैटेजी, अपने जो उन्होंने प्लान बनाया था ना स्टार्टिंग में, वो इनको अभी भी याद था, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल उम्मीद थी कि मुझे किसी ना किसी तरह यहाँ से बच के बाहर निकलना ही है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। अब इनका क्या वो स्ट्रैटेजी थी कि ये बॉटम में जैसे पूल के पहुंचेंगे तो ये स्प्रिंग कर जाएंगे, यानी कि जंप कर जाएंगे, और फिर सरफेस पे, जो पानी का सरफेस है,
ये जो पूल का ऊपर वाला सरफेस है इसमें कॉर्क की तरह बिल्कुल हल्के होकर के ऐसा तैरने लगेंगे। उसके बाद ये फ्लैट होकर के वहां पे लेट जाएंगे पानी पे। उसके बाद अपने हाथ पैर स्ट्राइक करने लगेंगे यानी कि हाथ पैर मारने लगेंगे। और एंड थ्रैश माय लेग्स, थ्रैश विद माय लेग्स मतलब पैरों को भी खूब ढकेलेंगे, बहुत उसको स्ट्राइक करेंगे और इस तरह से हाथ पैर स्ट्राइक करते हुए किसी तरह किनारे पहुंच जाएंगे। Then I would get to the edge of the pool and be safe. और उसके बाद इस तरह से हाथ पैर मारते हुए ये पूल के किनारे पे, एज का मतलब हुआ किनारा, पूल जो स्विमिंग पूल है उसके किनारे पे पहुंच जाएंगे और वहां पे पहुंच के फिर ये सेफ हो जाएंगे। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। लेकिन अब ये जो प्लानिंग पूरी बना रहे थे इनके लंग्स में पेन होने लग गया था, हेड में थ्रॉबिंग होने लग गई थी और ये नीचे की तरफ जाते ही चले जा रहे थे, जाते ही चले जा रहे थे, वो कहीं भी खत्म नहीं हो रहा था। 9 फीट जो गहराई थी वो बॉटम आ ही नहीं रहा था। आई ओपन माई आईज, फिर से इन्होंने अपनी आंख खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो। कुछ नहीं दिखा इनको सिवाय पानी के जिसमें वो येलो टिंज या येलो ग्लो था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। इतना डार्क, जब ये नीचे की तरफ जा रहे थे तो पानी इतना ज्यादा डार्क हो गया था, यानी कि इतना अंधेरा था नीचे स्विमिंग पूल में कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि सामने वन कैन नॉट सी थ्रू, यानी कि उससे होते हुए उसके आर पार कुछ देखा ही नहीं जा रहा था कि बाकी क्या है, कुछ भी इनको दिखाई पड़ना बंद हो गया था। एंड देन sheer stark terror seized me. sheer का क्या मतलब होता है? ओनली, सिर्फ और सिर्फ या एकमात्र, ठीक है। स्टार्क का मतलब हुआ आपका जो देखने में बहुत ही अनअट्रैक्टिव हो या खराब सा हो, उसको हम स्टार्क बोलते हैं। और सीज करने का मतलब होता है इस तरह से होल्ड कर लेना या पकड़ लेना, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक लौता एकमात्र बहुत ही खराब सा डर जो था उसने उन्हें जकड़ लिया था या पकड़ लिया था। terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. तो एकमात्र बहुत ही खराब से अनअट्रैक्टिव से टेरर ने उनको जकड़ लिया था, ऐसा डर जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, यानी कि इतना उनको डर लग रहा था कि उनकी जो मेंटल सोचने समझने की शक्ति थी, कुछ भी अंडरस्टैंड करने की जो एक कैपेबिलिटी होती है, वो उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो कोई अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर उनके अंदर बैठ गया था, हावी हो गया था कि जिसको उस डर को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आ रही थी, यानी कि कुछ भी वो समझ नहीं पा रहा था। एक ऐसा डर था जिसको कोई कंट्रोल के बारे में नहीं पता था कि कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है और कंट्रोल करके कैसे बाहर निकलना है। एक ऐसा डर उनके अंदर बैठ गया था जो कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता था जब तक उसने खुद उस डर को एक्सपीरियंस ना किया हो, यानी कि जो उनकी सिचुएशन से गुजरा होगा सिर्फ वही समझ सकता है, बाकी कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता कि इस समय वो क्या महसूस कर रहे थे। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। श्रीकिंग का मतलब चिल्लाना, बहुत तेज शार्प आवाज में, शार्प शाउट, ठीक है, बहुत तेज आवाज में शाउट करना। तो ये पानी में बहुत तीखी आवाज में चिल्ला रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर। पानी में जो इनका जो शरीर था वो पूरा पैरालाइज हो चुका था, सुन्न पड़ गया था। स्टिफ रिजिड विथ फियर। डर के मारे इनका जो शरीर था वो एकदम स्टिफ हो गया था, यानी कि एकदम हार्ड हो गया था। और रिजिड का भी मतलब वही होता है, हार्ड हो जाना, बहुत एकदम हार्ड शरीर इनका एकदम टाइट सा हो गया था डर की वजह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। जो चिल्लाना था, इनकी जो स्क्रीम्स थी, जो इनकी चीखें थी, वो भी इनके गले में जम गई थी, इनके गले से आवाज निकलनी बंद हो गई थी। इतना ज्यादा सदमा, इतना ज्यादा डर इनके अंदर बैठ गया था। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव। पाउंडिंग का क्या मतलब होता है हम देख लेते हैं। पाउंडिंग मतलब जैसे आप साउंड की यहाँ पे बात हो रही है, जब हम किसी टेबल पे या किसी चीज पे बड़ा सा हथौड़ा या किसी चीज को लेकर के हम जोर जोर से अगर मारेंगे टेबल पे, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम पाउंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहे थे कि गले से एकदम आवाज निकलनी बंद हो गई थी, डर के मारे एकदम पैरालाइज से हो गए थे, ये सुन्न हो गया था, शरीर एकदम जकड़ सा गया था, अकड़ गया था, कहने का मतलब है एकदम टाइट हो गया था। सिर्फ इनकी जो दिल की धड़कन थी और हेड में जो इनकी पाउंडिंग हो रही थी, यानी कि जो इस तरह का जो साउंड धबधबाहट वाला निकल रहा था, उस वो इस बात का प्रूफ थे, या ये दोनों चीजें इस बात का सबूत थे कि अभी भी जिंदा है। तो जिंदा रहने के सिर्फ दो ही साइंस थे कि इनके सिर में धप-धप हो रही थी और इनके दिल की धड़कन इनको सुनाई दे रही थी। And then in the midst of the terror came a touch of reason.
मिस्ट का मतलब होता है किसी चीज के बीच में, इन द मिडल ऑफ समथिंग, ठीक है, मिडल ऑफ समथिंग, किसी चीज के मध्य में कोई चीज हो जाना। तो ये जो सब इनका डर था, इन सारी चीजों के बीच में, इनके डर के बीच में अचानक से एक रीजन का, यानी कि एक आइडिया का टच इनके अंदर आया, एक दिमाग में आइडिया आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। और फिर वही पुराना आइडिया कि जैसे ही बॉटम को हिट करेंगे, जैसे इनका पैर बॉटम से छुएगा, ये तुरंत से छलांग लगा देंगे और ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और फाइनली अब ये धीरे 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 होते हुए 9 फीट गहरे बॉटम में पहुंच चुके थे, और इनको अपने पैर के नीचे टाइल्स महसूस होने लग गए थे, यानी कि 9 फीट नीचे पहुंच गए थे ये। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। अब इनके जो पैर के जो उंगलियां थी, जो टोज थे, वो ऐसे उनको उनको ऐसा रीच करने लगे, उन टाइल्स को इस तरह से उनके पास बढ़ने लगे टाइल्स पे, कि जैसे उनको बिल्कुल ग्रैब कर लेंगे, एकदम पकड़ लेंगे टाइल्स को, मतलब एकदम गहराई से अपने पैर ये जमाना चाहते थे टाइल्स पे। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और जो भी एवरीथिंग आई हैड मतलब एवरी स्ट्रेंथ आई हैड, जितनी भी शरीर में ताकत थी वो सारी इन्होंने लगा करके इन्होंने लंबी सी छलांग फिर से मारी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन जो भी इन्होंने छलांग लगाई थी, जो सारी ताकत अपनी इकट्ठा करके, उसने कोई अंतर उससे नहीं पड़ा, और कुछ भी उससे हासिल नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। अभी भी पानी इनके चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। हर चीज इन्होंने देख ली कि कहीं से कोई रोप मिल जाए, रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, कोई वाटर ट्यूब ही मिल जाए जो उनके पास था। कुछ भी इनके पास नहीं था, कुछ नहीं मिला इन्हें, सिर्फ पानी ही मिला। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। ये जो येलो कलर का पानी था, इसने चारों तरफ से इनको जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा पावर होती है ना, जैसे चार्ज होती है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा उसमें चार्ज होता है, यानी कि पावर होती है। वैसे ही उसी इलेक्ट्रिसिटी की पावर की तरह जो डर था, स्टार्क टेरर मतलब अनप्लेजेंट सा, खराब सही जो डर था, उसने और भी गहराई से मुझे जकड़ लिया। I shook and trembled with fright. ट्रेम्बल का क्या मतलब होता है? ट्रेम्बल मतलब डर से कांपना, और शुक का मतलब भी कांपना ही होता है, शेक करना। तो ये बहुत ही डर के मारे अब कांपने लग गए। माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। अब इनके आर्म्स ने, जो इनके हाथ थे, वो काम करना बंद कर दिए थे, इनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। इन्होंने आवाज लगाई मदद के लिए, ये आवाज लगाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी मदर को याद करने लगे, अपनी मदर को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और अचानक से, स्ट्रेंजली मतलब बहुत ही अजीब बात है ये, स्ट्रेंज मतलब अजीब सा होना, और बहुत अजीब सी एक बात क्या हुई कि अचानक से इनको लाइट नजर आई। I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. Then all effort ceased. Awful का क्या मतलब होता है? बहुत ही गंदा, ठीक है, समथिंग विच इज ऑफुल मतलब बहुत ही खराब सा, गंदा सा होना। और सीज्ड का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो अब इनको अचानक से बहुत ही अजीब लगा ये कि स्ट्रेंजली इनको लाइट दिखाई दी। तो इन्होंने क्या बोला कि तब मुझे ऐसा लगा कि मैं उस गंदे से, ऑफुल से, जो येलो कलर का पानी था, उससे मैं बाहर निकल रहा हूँ। एटलीस्ट मेरी आंखें तो बाहर आ ही रही थी, और मेरी जो नाक थी वो भी ऑलमोस्ट पानी के बाहर आ गई थी। ये सब हो रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक फिर से इनका जो ये जो उम्मीद जगी थी कि किसी तरह सेफली बाहर निकल जाएंगे, वो फिर से चली गई। और अचानक से फिर से क्या हुआ, देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। और तीसरी बार ये फिर से पानी में नीचे की तरफ डूबने लग गए, क्योंकि जो पानी था वो इनको नीचे की तरफ खींच रहा था, इतना ज्यादा उसमें पुल था, इतना ज्यादा फोर्स था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। ये एयर को किसी तरह अपने अंदर लेना चाहते थे, ये एयर चाहते थे, हवा इनको किसी तरह मिल जाए। जब आप पानी में डूब रहे होते हैं या कुछ होता है, तो आप किस तरह से छटपटाने लगता है कोई भी व्यक्ति हवा के लिए, कि उसको किसी तरह हवा मिल जाए। तो वैसे ये भी बहुत ज्यादा छटपटा रहे थे एयर के लिए, लेकिन इनको पानी ही मिल रहा था। और वो जो येलोइश लाइट थी, वो वापस से इनकी आंखों नजरों से दूर जा रही थी। जो लाइट इनको दिखने लगी थी, वो फिर से वापस जा रही थी, और फिर इनको पानी पानी नजर आ रहा था। जो भी इनके एफर्ट थे, अब वो रुक गए थे, वो स्टॉप हो चुके थे।
I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic, it was quiet and peaceful. अब इन्होंने सारी कोशिश करना छोड़ दिया था अपने आप को बचाने की। इनको लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, अब इनकी मौत एकदम निश्चित है। तो इन्होंने अपने आप को छोड़ दिया, एकदम रिलैक्स हो गए। इनके जो पैर थे वो भी बिल्कुल लिम्प फील कर रहे थे, यानी कि एकदम जान नहीं थी, एकदम डेड फील कर रहे थे। और इनका माइंड था वो उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा अंधेरा सा छा रहा था, यानी कि इनकी आँखों के आगे इनके दिमाग ने एकदम काम करना बंद कर दिया था। मतलब ये धीरे-धीरे अब बेहोश होने लग रहे थे। इट वाइप्ड आउट फियर। वाइप आउट हो जाना मतलब एकदम चला जाना, खत्म हो जाना। तो सारा जो डर था, जो टेरर था, वो सब कुछ वाइप आउट हो रहा था, एकदम खत्म हो रहा था। अब बिल्कुल भी ये पैनिक नहीं कर रहे थे, घबरा नहीं रहे थे। बहुत सब कुछ शांत और एकदम क्वाइट, पीसफुल, शांत तरीके से था। मतलब धीरे-धीरे अब ये बेहोशी की स्थिति में पहुँच रहे थे, और डर की वजह से और पानी भी भर गया था पूरी बॉडी में, तो इस वजह से अब ये धीरे-धीरे इनकी हालत खराब हो रही थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब किसी चीज का डर नहीं है। डर कब होता है? जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम होश में होते हैं और हम किसी मुश्किल वाली सिचुएशन में होते हैं, तब हम घबराते हैं। जब एक बार इंसान बेहोश होने लग रहा है, अपनी धीरे धीरे सुध-बुध खो रहा है, बेहोशी की तरफ जा रहा है, तो ना उसको डर होता है किसी चीज का, ना उसको कुछ समझ में आ रहा होता है, तो माइंड भी एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो अब वो भी यही कह रहे हैं कि अब किसी चीज का डर नहीं है। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. अब ये सारी बातें जो है इनके दिमाग में चल रही है कि किसी चीज का डर नहीं है। ड्राउजी का क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत ही नींद में होना, जब आप बहुत नींद में फील करते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, कि ड्राउजी सा होना, थोड़ा सा नींद नींद में होना, नींद में चले जाना। कोई ज़रूरत नहीं है उछल-उछल के जंप करके सरफेस पे पहुँचने की। बहुत अब मैं मतलब बहुत थक गए हैं जंप कर के। बहुत अच्छा लग रहा है टू बी कैरीड जेंटली, यानी कि पानी जहाँ बहा ले जा रहा है उसी की तरफ हम चलते चले जा रहे हैं। तो ये करने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब शरीर ने एकदम साथ देना छोड़ दिया है। तो टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जहाँ भी पानी जा रहा है वहाँ पे उसी के अलोंग, उसी के ही यू नो उसी के साथ-साथ तैरने में, फ्लोट करने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो पानी की टेंडर आर्म्स है, यहाँ पे टेंडर आर्म्स का मतलब वो है वाटर की जो टेंडर आर्म्स है, यानी कि पानी चारों तरफ है, तो पानी के बाहों ने मुझे घेर लिया है। बिल्कुल वैसे ही टेंडर मतलब बहुत ही सॉफ्ट, उतनी ही सॉफ्ट बाहें हैं जैसे कि अपनी माँ को याद कर रहे हैं कि जैसे कि मेरी मदर की है, और अब मुझे सो जाना चाहिए, यानी कि अब मेरी डेथ तय हो गई है। इस तरह के ख्याल इनके दिमाग में आ रहा है। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. ओब्लिवियन का क्या मतलब होता है? किसी चीज के बारे में अनजान होना, अननोन होना। इस केस में ओब्लिवियन का मतलब हुआ बेहोशी की हालत में होना, ठीक है, अनकॉन्शियस होना, अनकॉन्शियस होना, ठीक है। अनकॉन्शियस से ये बेहोशी से बेहोश से होने लग गए थे। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। तो ये सारी बातें इनके दिमाग में आ रही कि जो जिंदगी का, जो हमारे जो जीवन का कर्टन है, जो पर्दा है, अब वो गिरने लगा है, यानी कि मेरा खेल, मेरा जो लाइफ थी अब अर्थ पे, वो खत्म हो रही है और मेरी अब डेथ निश्चित है। ये सारी चीजें इनके दिमाग में आ रही थी और इन्होंने बिल्कुल, इनकी बॉडी ने इनका साथ छोड़ दिया था और बेहोश से होने लग गए थे। The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. अब ये इसके मतलब, इसके बाद यही मतलब समझ में आ रहा है कि ये इसके बाद बेहोश हो गए और उनको लगा कि अब जिंदगी खत्म हो गई। नेक्स्ट आई रिमेम्बर, अब कह रहा है अगले जो सीन मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मुझे याद है, वो ये है कि मैं पूल के किनारे पे, एज पे, मैं पेट के बल लेटा हुआ था, स्टमक की तरफ से, पीठ ऊपर और पेट नीचे, इस तरह से मैं लेटा हुआ था और मैं उल्टी कर रहा था, वॉमिट कर रहा था। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Chap से यहाँ पे मतलब है बॉय। वो जो 18 ईयर ओल्ड बॉय था जिसने इनको पानी में फेंक दिया था, वो सामने खड़ा था और उसने क्या बोला कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट फूलिंग। समवन सेड, तो वहां पे और लोग भी मे बी इकट्ठा हो गए होंगे जब इसको डूबते हुए देखा, तो किसी ने बोला द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। कि जो बच्चा था, जब उसने ये कहा कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तो उस पे किसी ने बोला कि जो बच्चा था एकदम ऑलमोस्ट मरने की हालत में हो गया था, बिल्कुल ये मरने की कंडीशन में पहुंच गया था। तो फिर उसके बाद वो ऑथर जो है उससे बोलता है
कि बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक हो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब इस बच्चे को लेकर के लॉकर रूम में चलते हैं, मतलब थोड़ा सा बिठाएंगे इसको, थोड़ा इतना डरा हुआ है, इतना इसकी जान पे बनाई थी, थोड़ा सा वहां पे जाके इसको कंफर्टेबल फील कराएंगे। लॉकर रूम अगर आपको, बहुत से लोगों को मे भी नहीं पता हो, स्विमिंग जब आप करने के लिए जाते हैं तो आप को एक लॉकर रूम टाइप का होता है, वहां पे लॉकर में आप अपना सामान रख देते हैं, मोबाइल फोन्स हैं या कोई भी जो भी आपके साथ आपकी जो चीजें होती हैं उसको आप लॉकर में रख देते हैं, और अपने कपड़े वगैरह जो आप पहन के आए होते हैं उसको भी चेंज करके उसमें रख दीजिए, और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके देन यू गो एंड डू योर स्विमिंग थिंग, और उसके बाद आकर के आप लॉकर से अपना सामान लेकर के ड्रेस वगैरह चेंज करके जा सकते हैं। तो उसके लिए एक लॉकर रूम दिया जाता है, वहां पे कई सारे ड्रॉर्स होती हैं, उसमें ताला लगा होता है, आपको भी एक की दे दी जाती है जिसपे आप अपना सामान रख देते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे पार्ट 1 हम एंड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी ये स्टोरी चल रही है डीप वाटर की, आगे क्या इनके साथ होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा पता करना आगे के वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन लाइनर्स जो हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस है। What was the location where the author learned to swim? पहला क्वेश्चन है कि कौन सी वो लोकेशन थी जहां पे ऑथर ने स्विमिंग करना सीखा? YMCA pool in Yakima. Question number 2. Why did the author's mother discourage swimming in the Yakima River? क्यों डिस्करेज करती थी ऑथर की जो मदर थी? जो ट्रेचरस सा नेचर था, धोखेबाजी वाला नेचर था, डेंजरस थी यकीमा रिवर में स्विमिंग करना, इस वजह से उनकी मदर हमेशा डिस्करेज करती थी स्विमिंग करना यकीमा रिवर में। How deep was the YMCA pool at the shallow end? शैलो साइड में YMCA pool कितना गहरा था? 2 से 3 फीट गहरा था। What childhood experience contributed to the narrator's water aversion? Aversion मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डिसलाइक करना किसी चीज को। क्या बचपन में उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ था जिससे वजह से उनको वाटर से थोड़ा चिढ़ती? कि जब ये कैलिफोर्निया बीच गए थे 3-4 साल की उम्र जब इनकी थी, तो वेव्स ने इनको नॉक डाउन कर दिया था, इनको अपने साथ बहा ले गई थी और पानी में एकदम दफन से हो गए थे। What did the big boy say before tossing the narrator into the deep end? जो big boy था वो बॉडी बिल्डर वाला, उसने नरेटर को पानी में फेंकने से पहले क्या बोला था? Hi skinny, how do you like to be dunked? ये लाइंस उसने बोली थी और ये कहते ही उसको पानी में फेंक दिया था। How did the narrator plan to escape the water after being tossed in? अब इन्होंने क्या प्लान बनाया था कि ये जब पानी में डूबने लग रहे थे कि क्या प्लान करेंगे और कैसे ये बाहर वापस आ जाएंगे? इन्होंने ये प्लान बनाया था कि ये जंप करेंगे, जैसे ही बॉटम पे पहुंचेंगे फिर ये सरफेस पे आके एकदम सीधे होके लेट जाएंगे और फिर पैडल करते हुए पानी में छपछपाते हुए या हाथ पैर मारते हुए एज पे पहुंच जाएंगे। What went wrong with the narrator's escape plan? अभी जो बचने का इन्होंने प्लान बनाया था ऑथर ने, इसमें क्या गलत हो गया था? क्यों क्यों ये इनका ये प्लान जो था वो फेल हो गया था? क्योंकि इन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ये सरफेस पे नहीं पहुंच पाए थे और बार बार जो पानी का फोर्स था वो उनको नीचे की तरफ वापस से खींच रहा था। What color tinge did the water in the pool have? पूल में जो पानी था उसका किस कलर का टिंज था, मेंशन है चैप्टर में? डर्टी येलो कलर का टिंज था। What did sheer terror feel like for the narrator underwater? अभी जो गंदा सा खराब सा जो डर था वो किस तरह से महसूस हो रहा था नरेटर को या ऑथर को जब वो पानी में नीचे की तरफ थे? वो एकदम पैरालाइज्ड सा सुन्न हो गया था उनका पूरा शरीर, वो चिल्ला रहे थे और उनका गला बिल्कुल जाम हो गया था, फ्रीज हो गया था, आवाज नहीं निकल रही थी गले से। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। What was the outcome of the narrator's struggle in the pool? नरेटर जो थे, जो ऑथर थे, वो पूल में उनका क्या स्ट्रगल जो कर रहे थे, जो भी वो संघर्ष कर रहे थे पानी में, लड़ाई लड़ रहे थे अपनी जान बचाने की, उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या आउटकम निकला? वो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लग रहे थे, यानी कि लॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब बेहोश हो रहे थे। ठीक है, वो धीरे धीरे अब बेहोश हो रहे थे। जब वो जागे देन ही वाज वॉमिटिंग, वो उल्टी कर रहे थे, जो पानी उनके अंदर चला गया था वो वॉमिट करके निकाल रहे थे। एंड द पर्सन क्लेम्ड, और पर्सन मतलब वो जो 18 ईयर वाला बॉय था, वो क्या बात बोल रहा था कि आई वाज ओनली फूलिंग, कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो इस तरह से हमारा जो ये डीप वाटर का फर्स्ट पार्ट है ये एंड होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे हमारी स्टोरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पता करेंगे कि आगे अब ऑथर क्या करते हैं और कैसे अपने इस डर से जो इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया उस पर कैसे वो जीत हासिल करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।
बने रहिए इंग्लिश ओवर चाय के साथ। मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो।